हेलो बच्चों, तो असर्शन रीजन क्वेश्चन की सीरीज में बेटा अपना चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी। बेटा ये चार कैटेगरीज हैं। पहला ऑप्शन तब रहेगा जब असर्शन रीजन दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा हो। सेकंड ऑप्शन रहेगा कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है बेटा कि असर्शन सही है रीजन गलत है। और चौथा ऑप्शन है जब दोनों ही गलत है बच्चों। तो पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा, वेरिएबल लाइक पी वी एंड टी आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर अपन बात करें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम को स्टेट फंक्शन अवस्था फलन कहा गया है बच्चे। तो बेटा भाई पाथ फंक्शन में आपके आता है कौन कौन, हीट और वर्क, ये दोनों आते हैं आपके पाथ फंक्शन में, पथ फलन में। तो बेटा ये जो तीनों कैटेगरीज आपकी प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ये कैसे फंक्शन है बेटा, अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट असर्शन आपका एकदम सही है बच्चों। क्यों है ये, क्योंकि कारण भी लिखा हुआ है, देयर वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन हाउ इट इज रीच्ड। कि केवल निकाय की अवस्था पर निर्भर करते हैं बेटा, किस तरीके से किस पाथ से हुए इस बात पर ये डिपेंड नहीं करते। तो वास्तव में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है स्टेट फंक्शन का, यही करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा बेटे, फर्स्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, लेस इट इज रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ एसीटोन देन टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर। कि 1 मोल जल को वाष्पीकृत करने की तुलना में 1 मोल एसीटोन को वाष्पीकृत करने के लिए कम उष्मा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। और कारण लिखा हुआ है बेटा क्या, कि मोलर मास ऑफ एसीटोन इज हायर देन द मोलिकुलर मास ऑफ। ये भी बिल्कुल बात तो सही है कि एसीटोन जो है CH3COCH3, ये बेटे इसका मोलर मास H2O से ज्यादा ही होता है। बात तो सही है, यानी स्टेटमेंट है तो दोनों सही। पर क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल नहीं है बेटा। वैसे भी मोलर मास का बढ़ना तो बेटा अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाता है, और अट्रैक्शन फोर्स यदि बढ़ता तो वास्तव में ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है एसीटोन को वेपराइज करने के लिए। लेकिन ज्यादा वेपराइज करने के लिए आवश्यकता होती है H2O के लिए ड्यू टू H बॉन्डिंग। H2O में H बॉन्डिंग रहती है, इस वजह से ज्यादा वेपराइजेशन लगेगा। तो स्टेटमेंट है तो दोनों सही, लेकिन बेटा एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2। भाई सिर्फ मास का ज्यादा होना ही वेपराइजेशन को अफेक्टेड नहीं करता, उसमें और भी कई तरह के फैक्टर्स होते हैं। सिंपल सा जैसे मैं कहूँ H बॉन्डिंग ही आ गया, तो एक्स्ट्रा में H बॉन्डिंग आ जाना वो भी वेपराइजेशन एंथैल्पी को बढ़ा देता है बेटा। हीट हैज रैंडमाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन द सिस्टम। कि उष्मा निकाय में अव्यवस्थाकारी प्रभाव रखती है। भाई अगर आप किसी सिस्टम को हीट दोगे तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो बेटा रैंडमली ज्यादा मूवमेंट करेंगे, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी है। और ज्यादा मूवमेंट करेंगे तो रैंडमाइजेशन बढ़ाएंगे, अव्यवस्था बढ़ाएंगे, एकदम सही स्टेटमेंट है। और बेटा व्हेन आवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इज इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन कॉजिंग। बिल्कुल बेटा प्रॉपर यही रीजन है इसका, प्रॉपर कारण भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा बच्चों कौन सा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द इंटरनल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज 0। कि एक आदर्श गैस के उत्क्रमणीय समतापीय प्रसार के दौरान आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन शून्य होता है। बेटा सुनो, अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करें तो वो दो एनर्जी का सम होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। और बेटे अगर आइडियल गैस है तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0। यानी सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के बराबर फॉर आइडियल गैस। और अगर मैं मोनो एटॉमिक आइडियल गैस लेके चलूं तो 3/2 RT हो जाता है फॉर किसके लिए बेटे, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए बच्चों। तो यहां पर 3/2 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, यानी एनर्जी सीधे सीधे फंक्शन किसका है बेटे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन हुआ, और वो कह रहा है कि टेम्परेचर सेम है, तो भैया फिर एनर्जी क्यों बदलेगी। तो वास्तव में बेटा इन्होंने एकदम सही कहा है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो डेल्टा E 0 होगा। और कारण क्या लिखा हुआ है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये भी एकदम सही बात है बेटा इसके रेस्पेक्ट में। तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर। वैसे भी एक की पॉइंट सुनो बेटा, अगर आपको कहीं भी आइसोथर्मल दिखे और आइडियल गैस दिखे, ये दो अगर दिख जाए तो पूरा चांस है कि डेल्टा E और डेल्टा H दोनों 0 हो जाते हैं। ये की पॉइंट्स है इसके, जिसमें फटाफट से आपके आंसर आ जाते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर। स्थूल प्रकृति का गुण होता है, एकदम सही बात है बेटा। भाई माइनर जो माइन्यूट नेचर है वो अपन क्वांटम में पढ़ते हैं बेटा। थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करता है, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो बल्क ऑफ पार्टिकल्स की वजह से होती है, बहुत सारे पार्टिकल की वजह से होती है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट एक H2O मॉलिक्यूल की वजह से नहीं है, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन था, उस वजह से है बेटा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है।
नेक्स्ट क्या कर रहा है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई ओनली व्हेन ए सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और मूव्स फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, कि उष्मागतिकी का नियम तभी लागू होता है जब कोई निकाय साम्य में हो या एक साम्य से दूसरे साम्य में चला जाए। बिल्कुल प्रॉपर बेटा, एनसीईआरटी में एज इट इज ये लाइन लिखी हुई है कि थर्मोडायनेमिक के नियम जो है वो फॉलो करते समय, थर्मोडायनेमिक्स फॉलो करते समय वो हमेशा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चलते हैं। हालांकि ये थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस में भी गिना जाता है कि ऐसा क्यों, एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हुए फॉलो करा जाता है बच्चों। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, बाकी कोई असर्शन मतलब इसका एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा बच्चों सेकंड। डेल्टा एच रिएक्शन इज नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है बेटा। कारण लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। देखो बेटा, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहाँ पर ये इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट अपन लेके चल देते हैं बच्चों, और यहां रिएक्टेंट की एनर्जी दी गई है। अब अगर आप इसके कंपैरिजन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो उस कंडीशन में बेटा प्रोडक्ट की जो एनर्जी आएगी वो फाइनली रिएक्टेंट से आपको कम मिलेगी बेटा। तभी तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो बेटा कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। तो वास्तव में ये आपका असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है। आपका इसमें आंसर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा ई क्यू के बराबर डब्ल्यू के बराबर दिया हुआ है, तो एडियाबैटिक का हीट एक्सचेंज 0 होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बेटा, डेल्टा ई या डेल्टा यू एक ही बात है, FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। रीजन लिखा हुआ है इन एडियाबैटिक प्रोसेस नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिल्कुल सही बात है बेटा, और इसी वजह से तो ये दोनों बराबर आ गए। तो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया, आंसर आपका हो गया बेटा इसमें फर्स्ट। ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, कि स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम एक अनुत्क्रमणीय होता है और इसे केवल एक बाह्य साधन द्वारा ही उत्क्रमित किया जा सकता है। एकदम सही बात है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बेटा वो इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, एक ही दिशा में जा रहे होते हैं। स्वतः प्रवृत्तिता की यही तो कंडीशन है कि जो एक दिशा में पूर्ण होने की प्रवृत्ति रखते हो। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब तो कुछ भी होगा, कि भाई पानी का फ्लो अपने आप स्पॉन्टेनियसली ऊपर से नीचे होता है, लेकिन अगर आप मोटर चला देते हो, जबरदस्ती एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो नीचे से ऊपर भी जा रहा है ना बेटा वो, लेकिन वो परमानेंट थोड़ी जाता रहेगा हमेशा। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बंद करोगे वापस से वो पानी नीचे आना शुरू कर देगा। तो ये स्टेटमेंट पहला एकदम सही है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा हुआ है टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज पॉजिटिव, सही बात है। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। रिवर्सिबल का डेल्टा एस 0 होता है, जबकि इरिवर्सिबल का डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होता है, वो ही स्पॉन्टेनियस है, तो ये भी सही है। अब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बाकी एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना है नहीं, तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका कौन सा बेटा, सेकंड। बात आई क्या समझ में आपको? नेक्स्ट क्या कह रहा है, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन ए सिस्टम इज Q बराबर C इंटू dt, जहां पर बेटा C आपकी हीट कैपेसिटी है। यही तो फॉर्मूला लिखते हो आप बेटा, dQ बराबर C इंटू dt, मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ राइज इन टेम्परेचर डिपेंड ऑन द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, सही बात है। हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन यही होती है बेटा कि किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन राइज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट ही उसकी हीट कैपेसिटी होती है। अब जिसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है मतलब उसको आपको बेटा उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, यानी वास्तव में टेम्परेचर राइज कितना होगा वो उसकी हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। करेक्ट स्टेटमेंट तो ये भी सही है, बाकी एक्सप्लेनेशन इसका ये नहीं है बेटा, फॉर्मूला इसकी वजह से फॉर्मूला आया ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा सेकंड। प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर दाब एक गहन गुणधर्म है, एकदम सही बात है बेटा। फोर्स पर एरिया होता है और पर यूनिट के लिए मेजर जो भी करा जाता है बेटा वो इंटेंसिव हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। और आयतन एक विस्तीर्ण गुणधर्म है, ये भी एकदम सही बात है बेटा कि आपने अमाउंट लिया बेटा, मान लीजिए पानी ही लिया आपने, ठीक है, और 1 गिलास पानी लिया उसको एक कंटेनर में डाला, उसका वॉल्यूम अलग होगा, 1 गिलास और डाल दो, अमाउंट बदलोगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन का कोई लेना देना नहीं है, आंसर इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, सेकंड। तो बेटा बने रहिए आप इस सीरीज में हमारे साथ और अपनी एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए बच्चे। ओके बच्चों, थैंक यू।